नमस्कार, खबर दोपहर के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राजश्री थवाई। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्वेता शर्मा। चलिए राष्ट्रीय सबसे पहले शुरुआत करते हैं भोपाल से एक अहम खबर की, जहां दिल्ली पुलिस ने आईएसआईएस मॉडल का पर्दाफाश किया। पुलिस ने 2 आतंकियों को गिरफ्तार किया, तो वहीं दिल्ली और मध्य प्रदेश से दोनों आतंकी गिरफ्तार किए गए। दोनों के पास से फॉस्फेटिक सामग्रियां मिलने की जानकारी मिली है। देश में फियादिन हमले की ये तैयारी में थे। दोनों की उम्र 25 और 27 साल बताई जा रही है। देश में फिदाइन हमले की तैयारी में थे और एक मॉड्यूल चला रहे थे। आईएसआईएस मॉड्यूल के ये आतंकी बताए जा रहे हैं और इसका पर्दाफाश दिल्ली पुलिस ने किया है। भोपाल से ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। पुलिस ने 2 आतंकियों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि कोई पहली बार नहीं है कि भोपाल से आतंकी पकड़े गए हैं। इससे पहले एटीएस की जब कार्रवाई हुई थी तो उस वक्त भी आतंकवादी पकड़े गए थे। और बिल्कुल ये बड़ी अच्छी सफलता भी हम कह सकते हैं, जब जिस तरह की भारत की आंतरिक सुरक्षा को लेकर ये भी कहा जा रहा है कि फियादिन में हमले की तैयारी कर रहे थे। 2 आतंकी गिरफ्तार किए गए हैं। स्पेशल सेल ने निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन और राजगढ़ से 2 आईएसआईएस लिंक आतंकियों को पकड़ा है। उनके पास से विस्फोटक सामग्रियां भी बरामद की गई। हालांकि उनकी उम्र महज 25 से 27 साल बताई जा रही है। ये देश में फियादिन हमले की फिराक में थे। हालांकि इनके साथ और कौन कौन है, किस तरह का नेटवर्क इनके साथ जुड़ा हुआ है, जिस तरह की हमले की तैयारी में थे, फिलहाल देखना होगा। लेकिन दिल्ली और मध्य प्रदेश से दोनों आतंकियों को गिरफ्तार किया गया। बिल्कुल, और देखिए एक तरह से कि भोपाल में बैठकर योजना बनाई जा रही थी दिल्ली में धमाका करने की, तो ये बड़ी सफलता है। बड़ी खबर इंदौर से है। एयर सर्विस क्वालिटी सर्वे की रिपोर्ट जारी। देवी अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट की रैंकिंग 1 पायदान फिसला। दूसरी तिमाही में 3रे नंबर पर रहा, अब 4थे स्थान पर पहुंच गया है। तो इंटरनेशनल स्तर पर भी नुकसान पहुंचा है। एशिया पैसिफिक के 98 एयरपोर्ट्स में इंदौर 63वें स्थान पर खिसक गया है। एएसक्यू सर्वे में इंदौर को 5 में से 4.93 अंक मिले हैं। यात्री सुविधाओं में सुधार न होने से रैंकिंग पर इसका साफ तौर पर असर पड़ा है। तो ये अहम खबर आपको बता दें, जहां इंटरनेशनल स्तर पर अगर हम देखें तो नुकसान दिख रहा है। एयर सर्विस क्वालिटी सर्वे की रिपोर्ट जारी हुई है, जिसमें देवी अहिल्या होलकर एयरपोर्ट की रैंकिंग 1 पायदान नीचे खसक गए। तो दूसरी तिमाही और तीसरी तिमाही में भी साफ तौर पर अंतर देखा गया। और इधर भोपाल और ग्वालियर समेत कई जिलों में मुख्यमंत्री के निर्देश पर कार्बाइड गन पर सख्त प्रतिबंध लगाया गया। तो भोपाल कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने आदेश जारी करते हुए कहा कि कार्बाइड गन बेचना, खरीदना या स्टॉक करना अपराध माना जाएगा। भोपाल में कार्बाइड गन के मामले में गुरुवार देर रात एक एफआईआर भी दर्ज की गई है। निशातपुरा पुलिस ने मोहम्मद ताहा के खिलाफ विस्फोटक अधिनियम और बीएनएस की धाराओं में एफआईआर दर्ज की और 10 किलो कार्बाइड और 4 पाइप गन को जब्त किया। इसके अलावा बाग सेवनिया पुलिस ने भी 43 कार्बाइड गन के साथ एक युवक को हिरासत में लिया। तो कार्बाइड गन से आंखों में चोटिल होने के मामले सामने आने के बाद प्रशासन ने दिवाली के बाद बिक्री पर रोक लगा दी है। सभी एसडीएम और पुलिस अधिकारियों को दुकानों में स्टॉक चेक करने का निर्देश भी दिया गया है। तो लगातार कई घातक परिणाम इस गन के बाद सामने आए थे। कई बच्चों की आंखों की रोशनी चली गई, कई 50% जो दृष्टिबाधित के भी मामले सामने आए और इसके बाद अब मध्य प्रदेश में कार्बाइड गन पर बैन लगाया गया। इधर रायगढ़ के तराई माल स्थित एनआरबीएस प्लांट में फार्नेस ब्लास्ट होने से बड़ा हादसा हुआ है। आग की लपटें दूर दूर तक दिखाई दी और इस हादसे में एक मजदूर गंभीर रूप से झुलस गया, जिसे तुरंत उपचार के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कंपनी प्रबंधन की ओर से हादसे के कारणों की फिलहाल जांच जारी है। पूंजी पथरा पुलिस मौके पर पहुंची जांच में जुटी हुई है। तो रायगढ़ से ये खबर हम आपको बता रहे हैं। पूंजी पथरा पुलिस हालांकि इस मामले की जांच कर रही है। आग लगने की खबर, बड़ा हादसा एनआरबीएस प्लांट में हुआ है। तो प्लांट में फार्नेस ब्लास्ट हुआ और उसके बाद वहां पर आग लग गई, मजदूर झुलसे हैं। हादसे के कारणों की फिलहाल जांच जारी, देखना होगा क्या कुछ कारण निकलकर सामने आते हैं। इधर बिलासपुर के सरकंडा थाना क्षेत्र में एक विवादित जमीन का मामला, जिसमें सरकंडा थाना प्रभारी नीलेश पांडे को लाइन अटैच कर दिया गया। तो शिकायतों के मुताबिक पिछले 2 साल में थानेदार नीलेश पांडे ने अपने चहेते साले के पक्ष में पुलिस बल भेज दिया था, जिससे अन्य पक्ष के लोग नाराज हो गए थे। अब मामले की गंभीरता को देखते हुए एसएसपी ने तुरंत कार्रवाई की। सरकंडा थाना प्रभारी नीलेश पांडे को लाइन अटैच कर दिया गया। उनकी जगह सकरी थाना प्रभारी प्रदीप आर्य को सरकंडा थाने की जिम्मेदारी दी गई।
प्रशासन का कहना है कि अब विवाद सुलझाने और शिकायतों का निष्पक्ष निराकरण सुनिश्चित किया जाएगा ताकि जनता का भरोसा पुलिस पर बना रहे। और उधर मध्य प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने 3.5 महीने के बाद आखिरकार अपनी टीम का ऐलान कर दिया है। तो खंडेलवाल की टीम में 9 उपाध्यक्ष, 3 महामंत्री और 9 मंत्री बनाए गए हैं। इसके साथ ही किसान मोर्चा, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, इन 4 मोर्चों के अध्यक्षों के भी नाम घोषित हो गए हैं। देखिए रिपोर्ट। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल की टीम को लेकर अटकलें लगाई जा रही थी और अटकलें ये थी कि उनकी कार्यकारिणी में पूरे चेहरे बदल जाएंगे। वो तस्वीर दिखाई नहीं दी। प्रदेश अध्यक्ष खंडेलवाल ने जो 29 सदस्यीय टीम घोषित की है उसमें उपाध्यक्ष पद पर 9 नाम हैं, जबकि 4 महामंत्री और 9 मंत्री घोषित किए गए हैं। अध्यक्ष पद पर रणवीर सिंह रावत, कांत देव सिंह, प्रभुराम चौधरी, शैलेंद्र बरुआ, मनीषा सिंह, डॉक्टर नंदिता पाठक, सुरेंद्र शर्मा, निशांत खरे, प्रभुलाल जाटव के नाम हैं। जबकि महामंत्री के पद पर सांसद लता वानखेड़े, राज्यसभा सांसद सुमेर सिंह सोलंकी, राहुल कोठारी, गौरव रणदीवे का नाम है। टीम में 9 मंत्री बनाए गए हैं, जिसमें रजनीश अग्रवाल, लोकेंद्र पाराशर, जयदीप पटेल, क्षितिज भट्ट, संगीता सोनी, राजेंद्र सिंह, अर्चना सिंह, राजो मालवीय और बबीता परमार हैं। इसके अलावा कोषाध्यक्ष पद पर अखिलेश जैन, कार्यालय मंत्री श्याम महाजन और मीडिया प्रभारी के पद पर आशीष उषा अग्रवाल को जगह मिली है। टीम खंडेलवाल में पूर्व प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा के भरोसेमंद चेहरों को भी जगह मिली है। इनमें कई वो चेहरे हैं जो वीडी शर्मा की टीम में बने हुए थे, जिसमें प्रमुख रूप से लता वानखेड़े, संगीता सोनी, रजनीश अग्रवाल, लोकेंद्र पाराशर, राहुल कोठारी और मीडिया प्रभारी आशीष उषा अग्रवाल शामिल हैं। तुलनात्मक रूप से देखें तो पिछली कार्यकारिणी में 14 उपाध्यक्ष, 14 मंत्री और 5 महामंत्री थे। मध्य प्रदेश जैसे वृहद संगठन में नई कार्यकारिणी का आकार छोटा रखना एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। इसके पहले पूर्व प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा को कार्यकारिणी के गठन में 10 महीने 28 दिन का समय लगा था। ब्यूरो रिपोर्ट, INH न्यूज, भोपाल। चलिए बात छत्तीसगढ़ की। तो यहाँ पर नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई में सरकार को लगातार सफलता मिल रही है। 31 मार्च की वो तारीख और जैसे जैसे करीब आ रही है, बड़े बड़े लीडर्स के साथ बड़ी संख्या में नक्सली हथियार छोड़कर सरेंडर कर रहे हैं। आखिरकार बीते 2 सालों में कैसे मिली बड़ी सफलता और सरकार की पुनर्वास नीति में क्या खास है जिससे बड़े नक्सली लीडर सरेंडर कर रहे हैं? तो सीएम और डिप्टी सीएम कैसे नक्सलवाद के खिलाफ लड़ रही है लड़ाई, देखिए रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ समेत भारत के नक्शे से 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद के खात्मे का संकल्प गृह मंत्री अमित शाह ने लिया, लेकिन इसे धरातल पर उतारने में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा की बड़ी भूमिका रही। नक्सलियों के खिलाफ बड़े ऑपरेशन की बात हो या गोपनीय संदेशों के माध्यम से सरेंडर का वातावरण बनाने की बात हो, पिछले 20 महीनों में उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा नक्सलवाद के खात्मे के संकल्प को धरातल पर उतारने गंभीरता से जुटे हुए नजर आए। इस कालखंड में उन्होंने नक्सलियों की कमर तोड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी। 20 महीनों में ऐसे बैकफुट पर आए नक्सली। साल 2023 में भाजपा सरकार बनते ही नक्सलियों के खिलाफ सुरक्षा बलों ने अभियान तेज किया। कुछ महीनों के भीतर ही 3 बड़े नक्सली ऑपरेशंस में 100 से ज्यादा नक्सली मारे गए। उप मुख्यमंत्री ने 2 टुक लहजे में कहा कि वो नक्सलियों से बातचीत के लिए भी तैयार हैं। विजय शर्मा ने पहली बार पुनर्वास नीति के लिए भी नक्सलियों से सुझाव लेने की पहल की। गोपनीय ढंग से नक्सलियों से सुझाव मिले, जिसे पुनर्वास नीति में शामिल भी किया गया। आम जनों का विश्वास जीतने बस्तर पंडूम से लेकर बस्तर ओलंपिक जैसे आयोजन हुए। नियत निल्ला नार के माध्यम से सुदूर अंचलों तक मूलभूत सुविधाओं का विस्तार किया गया। पुख्ता सूचनाओं के आधार पर बड़े नक्सली लीडर्स मारे गए। बड़े नक्सली नेताओं पर शिकंजा कसने का कैडर में असर हुआ और सरेंडर का क्रम शुरू हुआ।
सुरक्षा बलों ने नक्सलियों के सबसे बड़े नेता बसव राजू को भी मौत के घाट उतार दिया। बसव राजू की मौत के बाद दबाव में आए नक्सल लीडर्स की सरेंडर करने की पहल शुरू हुई। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने खुफिया तंत्र से लेकर स्थानीय पत्रकारों की भी मदद ली। नक्सलियों तक सरेंडर करो या सुरक्षा बलों का सामना करो, ये संदेश पहुंचाने में सफल रहे। सुरक्षा बलों के प्रहार से दबाव में आए बड़े नेताओं ने सरेंडर के लिए पत्र लिखा और खुद सामने आए। बड़ी रणनीति के तहत 250 से ज्यादा नक्सलियों को सरेंडर कराने में सफलता मिली। नक्सलवाद के खात्मे के संकल्प को धरातल पर उतारने राज्य सरकार ने हर स्तर पर पहल की। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा कभी अचानक बस्तर पहुंचे, कभी रात के समय झीरम से गुजरते हुए आत्मविश्वास और सकारात्मकता का संदेश देते हुए नजर आए। कई दूरस्थ इलाकों में कैंप खोलने की भी पहल की। हिडमा जैसे दुर्दांत नक्सलियों के गढ़ में पहुंचकर संदेश दिया कि नक्सलवाद के सामने लोकतंत्र और सरकार घुटने नहीं टेकेगी। एक तरफ विजय शर्मा नक्सलियों से सीधे लोहा लेते रहे, तो दूसरी तरफ आदिवासियों का भरोसा जीतने, विकास के कामों पर भी फोकस रहा। इस बीच खुफिया तंत्र और सूचना माध्यमों का सटीक प्रयोग कर नक्सलियों से संवाद कर उन्हें मुख्य धारा में लाने की कोशिश भी करते रहे। यही वजह है कि बीते 2 सालों में अपनी रणनीति और देश के सबसे अच्छे पुनर्वास नीति की वजह से नक्सलियों को हथियार छोड़ने पर मजबूर कर दिया। यही वजह है कि गृह मंत्री अमित शाह भी विजय शर्मा की कई मौकों पर तारीफ करते नजर आ चुके हैं। हमारी सरकार की नीति है, जो हथियार छोड़कर सरेंडर होकर आना चाहते हैं उनके लिए रेड कारपेट है। आइए भाई, आपका स्वागत है, आप मार्ग भूले हुए हमारे ही लोग हो। और सबसे अच्छा ल्यूकरेटिव सरेंडर पॉलिसी विजय जी बैठे हैं, छत्तीसगढ़ सरकार ने बनाया है, भारत सरकार ने बनाया है। सबका स्वागत है, हथियार छोड़ दीजिए। आज भी मैं कहता हूं, हम किसी को मारना नहीं चाहते, मगर आप हथियार में लेकर निर्दोष आदिवासियों को मारना चाहते हैं तो मेरी सरकार का धर्म है इनको बचाना और आपका सामना। छत्तीसगढ़ पिछले कई दशकों से नक्सलवाद से जूझता रहा है। लाल आतंक ने किसी का बेटा, किसी का पति, किसी का पिता, किसी का भाई छीन लिया। लेकिन नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई इतनी तेज, इतने व्यापक और इतनी गंभीर नजर नहीं आई। पहली बार न सिर्फ नक्सलियों के गढ़ में कैंप खुले, दुर्दांत नक्सली या तो मारे गए या सरेंडर की कतार में खड़े नजर आए। पहली बार नक्सलवाद के पांव उखड़ते नजर आए। यही वजह है कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा के आत्मविश्वास के साथ आज पूरा प्रदेश नक्सलवाद के खात्मे की राह देखता नजर आ रहा है। गौरव शर्मा, INS 24/7, रायपुर। और इधर छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई हर दिन बढ़ रही है। मानसून की विदाई, जिसके बाद एक बार फिर बस्तर के बीहड़ में ऑपरेशन तेज हो गए। वहीं बैकफुट में आए नक्सली भी लगातार सरेंडर कर रहे हैं। नक्सलियों के सरेंडर से जहां संगठन में दरार साफ नजर आ रही है, तो वहीं नक्सलवाद के खात्मे की डेडलाइन को लेकर नई बहस छिड़ गई है। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में आपको बताते हैं। 31 मार्च 2026 को इस देश की भूमि पर से हम नक्सलवाद को पूर्ण रूप से समाप्त करने का काम करेंगे। छत्तीसगढ़ समेत देश भर से नक्सलवाद के खात्मे की तारीख 31 मार्च 2026 तय है। यह तारीख जैसे जैसे करीब आ रही है, नक्सलवाद के खिलाफ जंग तेज होती जा रही है। मॉनसून की वजह से ऑपरेशन की गति अब तक धीमी थी। मॉनसून की विदाई के बाद ऑपरेशन तेज होता जा रहा है। इस बीच नक्सली लगातार आत्मसमर्पण भी कर रहे हैं। नक्सलियों के आत्मसमर्पण को लेकर अब नक्सल संगठन के भीतर बौखलाहट बढ़ती जा रही है। बस्तर क्षेत्र में नक्सल संगठन के प्रवक्ता अभय के नाम से एक पत्र जारी कर सरेंडर करने वाले नक्सली नेता भूपति उर्फ सोनू दादा और रुपेश को गद्दार बताया गया है। साथ ही उन्हें सजा देने की भी बात कही गई है। पुलिस इसे नक्सल संगठन में बढ़ते अंतर विरोधों का हिस्सा मान रही है। यह तो नक्सल संगठन के भीतर बवाल की बात हुई। नक्सलवाद के खात्मे की तारीख को लेकर सियासत की मुख्य धारा में भी बहस छिड़ी हुई है।
पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल नक्सलियों की रणनीति का हवाला देते हुए डेडलाइन पर सवाल तो उठा ही रहे हैं, साथ ही राज्य सरकार की पुनर्वास नीति पर भी सवाल उठाते नजर आ रहे हैं। भूपेश बघेल के सवालों पर सियासत भी गर्म है। डिप्टी सीएम अरुण साव कहते हैं, भूपेश बघेल और कांग्रेस चाहते ही नहीं कि बस्तर में शांति आए। वहीं भाजपा सांसद संतोष पांडे भूपेश बघेल और कांग्रेस पर नक्सलियों से साठगांठ का आरोप लगाते नजर आ रहे हैं। अरे भाई, एक चीज बताओ, जब रमन सिंह मुख्यमंत्री थे, ननकी राम तंवर गृह मंत्री थे, उसका बयान उठा के देख लो, 6 महीने में खत्म कर देंगे। 2004 की बात है ना, तब से दावा कर रहे हैं। और विष्णुदेव साय से मैं ये पूछना चाहता हूं कि आपने ऐसा कौन सी नीति अपनाई है? कोई नीति है, कोई कार्यक्रम है आपके पास? यहाँ के नक्सली महाराष्ट्र में सरेंडर करते हैं, या तेलंगाना या आंध्र प्रदेश में सरेंडर करते हैं, आप यहाँ क्यों नहीं करते? बयानों से तो यही स्पष्ट होता है कि ये चाहते नहीं है कि बस्तर में खुशहाली आए, बस्तर में तरक्की आए, बस्तर के लोगों के जीवन बदले, वहां पर सड़कें, स्कूल, अस्पताल की व्यवस्था हो, ये कांग्रेस पार्टी चाहती नहीं है। और अब जब विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार जिस प्रकार से बस्तर के आम लोगों के जीवन में परिवर्तन लाने का काम कर रही है, तो उस पर भी प्रश्न चिन्ह उठाना इनकी नीयत को स्पष्ट रूप से बताता है। कांग्रेस की फितरत में है सवाल खड़ा करना। उस पर भूपेश बघेल जी, ये कांग्रेस का शासन नहीं है। कम से कम भूपेश बघेल जी, ये मैं आपको कहना चाहूंगा कि आपके पूज्य पिताजी स्वर्गीय नंद कुमार बघेल जी, इनके जो सोशल मीडिया के प्रभारी थे वो विवेक सिंह थे, और विवेक सिंह के पास पैसे कहां से आए थे? बीजापुर से नक्सलियों थे, और वो अंदर था, अभी अभी जेल से छूटे हैं। छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के खिलाफ जंग निर्णायक अंजाम तक पहुंच चुकी है। बस्तर में इसका असर दुर्दांत नक्सलियों के आत्मसमर्पण के रूप में नजर भी आ रहा है। ऐसे में भले जंगल के अंदर नक्सल संगठन में बौखलाहट नजर आ रही हो, भले मुख्यधारा के सियासी दल आपस में टकराते नजर आ रहे हों, लेकिन ये भी सच है कि बीते 2 सालों में हुए प्रहारों ने नक्सल संगठन की कमर तोड़ दी है। साथ ही तय समय सीमा में नक्सलवाद के खात्मे की उम्मीद भी बढ़ा दी है। गौरव शर्मा, रायपुर। बड़ी खबर इंदौर से। बीएसएफ सहायक प्रशिक्षण केंद्र में परेड। बैच 205 की भव्य पासिंग आउट परेड। 141 जवानों ने राष्ट्र रक्षा की शपथ ली, तो नए आरक्षक अब देश की सीमाओं की सुरक्षा संभालेंगे। ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। 141 जवानों ने ली राष्ट्र रक्षा की ये शपथ और भव्य आयोजन किया गया था। नए आरक्षक अब देश की सीमाओं की सुरक्षा संभालेंगे। बीएसएफ सहायक प्रशिक्षण केंद्र में ये परेड का आयोजन, तस्वीरें आप देख सकते हैं। तो बैच 205 की भव्य पासिंग आउट परेड। चलिए, इसी के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, और बाकी अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए INH 24/7। नमस्कार।